केजरीवाल के खिलाफ टिकट की मांग की थी अमित शाह से और उसके बाद उन्हें टिकट मिला। जोरदार उन्होंने लड़ाई लड़ी और कांडी केजरी को की कब्र खोद दी। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन होगा कि आकलन मोदी और शाह के दौर में बहुत मुश्किल होता है। वो कल्याण सिंह जो देश के सबसे बड़े सूबे का न सिर्फ मुख्यमंत्री था, पूरे देश का हिंदू हृदय सम्राट था, वो अकेले था जिसने कहा था कि हाँ, राम मंदिर बनाने के लिए हमने ढांचे को ध्वस्त कर दिया। वजह है कि मोदी और शाह के दौर में तुक्का लगाने के बाद भी जब वो फेल हो जाता है और उनका नाम जब चल रहा होता है तो दबाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी का सपना पूरा हुआ। कमाल की बात यह है, 11 साल से उसी दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जलवा पूरे उत्तर भारत, पूर्वी और पश्चिमी भारत में है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में अरविंद केजरीवाल लगातार जीतते रहे, मोदी की छाती पर यूं कहे मुंह बदलते रहे। नेशनल कैपिटल है दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी में एक ऐसी सरकार जो लगातार देश के खिलाफ ही षड्यंत्र कर रही हो, जो शाहीन साजिश को अंजाम दे रही हो, दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगे को सह दे रही हो, जो सो कॉल्ड किसान आंदोलन की आड़ में देश की राजधानी के संग खेल कर रही हो, जो दिल्ली को पूरी तरह से तबाह कर रही हो, जो यमुना को मैली कर रही हो। ऐसा व्यक्ति नैतिकता की आवरण ओढ़े दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। वो दिल्ली की गद्दी से बाहर होगा ये कल्पना से परे हो चुका हुआ था। लेकिन केजरीवाल न सिर्फ सत्ता से गायब हुआ, वो खुद भी चुनाव हार गया और उसे चुनाव हराने वाले प्रवेश वर्मा के पिता दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। प्रवेश वर्मा ने कहते हैं कि केजरीवाल के खिलाफ टिकट की मांग की थी अमित शाह से और उसके बाद उन्हें टिकट मिला। जोरदार उन्होंने लड़ाई लड़ी और कांडी केजरी को की कब्र खोद दी। ऐसे में प्रवेश वर्मा दिल्ली के सीएम की रेस में सबसे आगे निकल गए और यह मान लिया गया कि प्रवेश वर्मा ही दिल्ली के सीएम होंगे। उनमें तेवर भी था, तेज भी था और जातिगत समीकरण भी सेट बैठता था। ये इसलिए क्योंकि यह माना जाने लगा कि प्रवेश वर्मा जाट समुदाय से हैं और इसीलिए दिल्ली के आसपास जाट का प्रभाव है। हरियाणा, राजस्थान में जाट नेता प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं चुना, इसीलिए प्रवेश वर्मा ही होंगे। लेकिन अटकलें ये लगाना बड़ा मुश्किल था। बीजेपी की सत्ता में, खास करके नरेंद्र मोदी के दौर में, जातिगत आधार पर किसी का चयन होगा, ये लगातार फेल होने के बाद भी ये खेल चलता रहा। मीडिया लगातार अटकलें लगाती रही। 11 साल से लगातार अटकलें लगाने वाली मीडिया लगातार फेल होती रही तो अटकलें लगाना भी बंद कर दिया। अब टीवी चैनलों पर कहा जाने लगा कि 48 में से कोई भी बन सकता है, लेकिन सबसे आगे नाम प्रवेश वर्मा और रेखा गुप्ता का था। ये रेखा और प्रवेश वर्मा के साथ कई नाम आने लगे तो कपिल शर्माओं के नाम, मिश्रा के भी नाम आने लगे। ये सब नाम चौंकाते हैं हमें। ये लगता है कि क्या इससे अलहदा कोई ऐसा नाम होगा? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मन में जो चल रहा है वो इन मीडिया में कई बार ऐसा होता है कि जिनका नाम चल गया उनका नाम नहीं चलता, या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पहले से तय कर चुके होते हैं कि चीफ मिनिस्टर किसे बनाना है। तो मेरा आकलन पता नहीं क्यों ऐसा कहता है कि क्या पूरी दिल्ली, पूरा देश चौंकेगा? नेशनल कैपिटल है दिल्ली, लेकिन पूरे देश भर के मेरे साथी, मेरे बचपन के कई मित्र मुझसे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि दिल्ली का सीएम कौन होगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि एक दलित चेहरा होगा, और वो दलित चेहरा जो चुनाव हार गया है। और ये मेरा भरोसा इसलिए बढ़ा क्योंकि जब पर्यवेक्षक 2 नियुक्त किए गए, उन पर्यवेक्षकों ने चौंका दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वी भारत के लिए एक बात कही थी, पूर्वांचल के लोगों का अपमान अमित केजरी कांडी ने किया है। तो कांडी केजरी के पूर्वांचल के लोगों का अपमान को साधने के लिए क्या नरेंद्र मोदी किसी पूर्वांचल के व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बना देंगे? इसमें भी कई नाम चलने लगे। लेकिन मोदी किसी जाति को साधने के लिए ऐसा करते हैं क्या? इसे समझना बहुत जरूरी है।
ये पूरा खलियर खैरातियों का गैंग कहता रहा महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस नहीं हो सकता चीफ मिनिस्टर, क्योंकि महाराष्ट्र में तो किसी मराठा को बनाना पड़ेगा, ब्राह्मण तो पिद्दी भर हैं। उस महाराष्ट्र में ये भूल करके भी कि देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर रह चुके हुए हैं, ये नैरेटिव चलाया गया। ये भूल करके कि देवेंद्र फडणवीस कद्दावर नेता है, ये नैरेटिव चलाया गया कि नहीं, एक ब्राह्मण तो महाराष्ट्र का सीएम बन ही नहीं सकता, कोई मराठा ही बनेगा, क्योंकि ब्राह्मणों का वोट बैंक महाराष्ट्र में बहुत कम है। तो क्या जातिगत दलदल में बीजेपी को फंसाने की साजिश थी? नरेंद्र मोदी वहां भी नहीं माने और मोदी और शाह ने उसी देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनाया। जब अटकलें लगाई जा रही थी कि देवेंद्र फडणवीस ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उस समय में एकाएक एकनाथ शिंदे को बना करके चौंका दिया गया। तो क्या शिंदे को बना करके चौंकाया गया या बड़ी लड़ाई लड़ी गई? नरेंद्र मोदी क्या मीडिया को चौंकाने के लिए सीएम पद का चयन करते हैं क्या? ये बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। क्या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को जो उस समय चीफ मिनिस्टर बनाया गया वो इसलिए क्योंकि मीडिया को चौंका दिया जाए? क्योंकि सब लोग जानते थे देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, लेकिन उस समय एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना करके महाराष्ट्र की एक बड़ी लड़ाई जीती गई। महाराष्ट्र में पूरी तरह से कांग्रेस का खात्मा कर दिया गया, महाराष्ट्र में बर्बाद कर दिया गया एनसीपी के शरद पवार को। महाराष्ट्र में जिस मुंबई का महाराजा खुद को समझता था उद्धव ठाकरे, उसकी शिवसेना को तबाह कर दिया गया। तो क्या मोदी इसलिए चयन करते हैं किसी को कि मीडिया को चौंका दिया जाए? मीडिया में अक्सर होती है कि फलाना की चर्चा हो गई इसीलिए उसका नाम कट जाएगा। एकनाथ शिंदे चौंकाया था और एकनाथ शिंदे के चयन से महाराष्ट्र में कैसे तब महाराष्ट्र में पूरी विरोधियों की बर्बादी कर दी। आज देवेंद्र फडणवीस वहां सीएम है, इसलिए नहीं कि महाराष्ट्र में ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है, महाराष्ट्र विजय राष्ट्र हित में जरूरी था। अब फिर हरियाणा आ जाइए। हरियाणा में लगातार रहा जाटों का वर्चस्व और उसके वजह से गुंडागर्दी चलती थी, प्रभुत्व चलता था। उस प्रभुत्व को नरेंद्र मोदी और शाह की जोड़ी ने खत्म कर दिया। वहां पर खट्टर सीएम बनाए गए। खट्टर यदि कहीं महीने में फेल्योर हो गए तो वहां पर नायब सिंह सैनी को बनाया गया। फिर दोबारा हरियाणा में जाट वर्चस्व को खत्म कर दिया गया और ये पूरा दांव नरेंद्र मोदी और शाह तब चलते रहे जब जाटों के नाम पर राष्ट्रीय राजधानी में राजनीति की जा रही थी, जब किसान, पहलवान और के नाम पर वहां एक खेल खेला जा रहा था। उन सब को नाथ करके हरियाणा में नायब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो क्या राजस्थान में और हरियाणा में जो जाट प्रभाव है उसको दबाने के लिए सिर्फ इसीलिए प्रवेश वर्मा को बनाया जाएगा दिल्ली का चीफ मिनिस्टर? ये मुझे डाइजेस्ट कतई नहीं हो रहा था। अब जब दिल्ली का पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया गया तो अब मेरी आशंका इस बात को लेकर के तेज हो गई कि प्रवेश वर्मा दिल्ली के सीएम नहीं बन रहे। दिल्ली की लाल किला, रामलीला मैदान को इस तरह से सजाया गया तो मैंने विश्लेषण किया कि आखिर लाल किला, रामलीला मैदान को ही ऐसा क्यों सजाया गया? रामलीला मैदान में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ क्यों लेंगे? ये मैंने अलग से विश्लेषण किया तो समझ जाइए कि कहां चोट मारते हैं नरेंद्र मोदी। रामलीला मैदान से ही अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, वहीं से कांडी केजरी पैदा हुआ। उस कांडी केजरी की कब्र रामलीला मैदान में खोद करके उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए, इसकी योजना है। अब मोदी कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते दिल्ली में जो कांडी केजरी से उलझा रहे और दिल्ली का डेवलपमेंट ना हो जाए। दरअसल मोदी इग्नोर करने की राजनीति में जन्म करते हैं। मोदी राक्षसों का वध इग्नोर करके ज्यादातर करते हैं। पाकिस्तान का वध उन्होंने कर दिया इग्नोर करके। बांग्लादेश की भी वही स्थिति है, इग्नोर करके श्रीलंका को खात्मा किया, इग्नोर करके मालदीव को उन्होंने खत्म कर दिया। घुटने के बल ये सब आए, सिर्फ इग्नोरेंस से हुआ। ये कांडी केजरी का नाम कभी भी प्रधानमंत्री ने नहीं लिया। यकीन मानिए मोदी को दिल्ली का कोई ऐसा सीएम नहीं चाहिए जो कांडी केजरी से उलझा रहे। कांडी केजरी को इग्नोर करना है, इसीलिए यमुना की सफाई पहले शुरू हो गई। अब जब ये दो पर्यवेक्षक नजर आए मुझे, तब मुझे समझ में आ गया कि चीजें क्या है। ये पर्यवेक्षक है ओपी धनखड़ हरियाणा वाले और बिहार वाले रविशंकर प्रसाद, दोनों कद्दावर नेता हैं। बेहतरीन ओरेटर हैं रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद के लिए आप कुछ भी कह लीजिए, मैं कुछ भी कह लूं, इसमें कोई दो मत नहीं कि रविशंकर प्रसाद तेज तर्रार नेता है।
थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, लेकिन वो तेज तर्रार हैं, वो काबिल हैं, वो बेहतरीन ऑरेटर हैं, वो बेहतरीन लॉयर हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। अब कुछ तो बात हुई होगी कि देश के कानून मंत्री होने के बाद वो लंबे समय से खाली चल रहे हैं, लेकिन इस दौर में भी रविशंकर प्रसाद बहके नहीं है, पूरा समर्पण रहा। और रविशंकर प्रसाद का पर्यवेक्षक चुना जाना, ओपी धनखड़ का पर्यवेक्षक चुना जाना, यह संकेत देता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री फिर वो होगा जिसकी चर्चा नहीं हो रही है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? तो फिर आपको क्या माना जाए कि फिर दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन होगा? क्यों दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन होगा कि आकलन मोदी और शाह के दौर में बहुत मुश्किल होता है। कई तुक्के चल रहे हैं। एक समय था, क्योंकि लगभग 2.5 दशक से नेशनल मीडिया का हिस्सा रहा हूं, जब चुनाव होते हैं दिल्ली सरकार कवर करना, तमाम चीजें का वो भी दौर देखा है। वो भी दौर राष्ट्रीय राजधानी में अपने न्यूज रूम में देखा कि कैसे हमारे संपादक लोग ये कहते थे कि मेरी तो बात हो गई है, मेरी तो बात हुई है सोनिया गांधी से, मेरी तो बात हुई है मनमोहन सिंह से, और ऐसा झूठ और फरेब न्यूज रूम में गढ़ा जाता था कि उनकी बात हो गई है। दरअसल एक दूसरे जगह पे गॉसिप होती थी, और ये सच भी था। प्रणय जेम्स राय के एनडीटीवी में ये तय होने लगा कि मनमोहन सिंह का जो पहला कैबिनेट था 2004 में, उसका मंत्री कौन होगा। राडियो टेप की दलाली में ये सामने आया कि कैसे बरखादत एंड गैंग, ये सब के सब बड़े बड़े पत्रकार बात करते थे कि हमने फलाना का नाम दे दिया है, फलाना चीफ मंत्री बनेगा। ये मंत्री बनाने की पैरवी और दलाली मीडिया करती थी। मीडिया के इस दुकान को अमित शाह ने पूरी और मोदी ने पूरी तरह से बंद कर दिया। ये सामान्य बात है, ये पहली बार हुआ क्या? राजस्थान के मुख्यमंत्री का चयन जब होना था शर्मा जी का, कोई जानता भी नहीं था कि शर्मा जी का नाम आएगा। राजस्थान में आप सोचिए, वसुंधरा राजे सिंधिया का वर्चस्व चलता था, तो पर्यवेक्षक किसको बनाया गया याद है आपको? वसुंधरा राजे सिंधिया अकड़ में थी कि वो किसी दूसरे को बनने नहीं देंगी, तो वसुंधरा राजे के सामने में राजनाथ सिंह जी को एक क्षत्रिय बलशाली क्षत्रिय राजनाथ सिंह को राजस्थान भेज दिया गया और उनका पूरी राजपूती अहंकार तोड़ दिया, क्योंकि राजनाथ सिंह से बड़े राजपूत तो थे नहीं। तो इस तरह से जातिगत समीकरण का खेल खेलने वाले का खात्मा मोदी और शाह ऐसा करते रहे, जिसने खुद अपनी जाति का कोई खेल नहीं खेला। अब यही हाल मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में विनम्रता से चूंकि शिवराज सिंह चौहान थे और सबको पता था कि शिवराज सिंह चौहान बड़ी विनम्रता से उस चीज को मान जाएंगे, तो वहां मोहन यादव को बना दिया गया। मोहन यादव के लिए कहा जाने लगा कि बिहार और यूपी के यादवों को साधने के लिए बनाया गया। कोई फर्क उससे पड़ा नहीं बिहार यूपी के यादवों में, लेकिन हाँ, वहां की राजनीति को भी ध्वस्त किया गया। और ठीक उसी ढंग का फैसला छत्तीसगढ़ में किया गया। उड़ीसा में भी इसी ढंग के चौंकाने वाले फैसले हुए, किसी को कुछ अंदाजा ही नहीं लगा। दरअसल जो जातिगत समीकरण है, जो जातिगत दलदल में फंसाने की कोशिश बीजेपी को की जाती है, मोदी और शाह के दौर में वो चीजें खत्म हो गई है। ऐसा क्यों हो जाता है? नाम प्रवेश वर्मा का चले, नाम रेखा गुप्ता का चले और नाम चीफ मिनिस्टर कोई और बन जाए तो बगावत क्यों नहीं होता? दरअसल बीजेपी में ये बगावत इसलिए नहीं होता कि इतिहास गवाह है इसका। शंकर सिंह वाघेला संघ कोटा के नेता थे, बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, संगठन से बाहर होकर के बर्बाद हो गए, कोई नहीं पूछा, कुत्ते की गति हो गई। कल्याण सिंह हिंदू हृदय सम्राट थे, एक समय में आडवाणी से भी बड़ी लकीर अपनी खींच चुके थे। कल्याण सिंह के अंदर भी अहंकार हो गया, और अहंकार हो गया तो वो जातिगत लोध नेता बन गए, बर्बाद हो गए कल्याण सिंह, वजूद खत्म हो गया। कहते हैं कहा एक बार कल्याण सिंह को लेने के लिए स्टेशन पे 10 लोग नहीं थे। वो कल्याण सिंह जो देश के सबसे बड़े सूबे का न सिर्फ मुख्यमंत्री था, पूरे देश का हिंदू हृदय सम्राट था, वो अकेले था जिसने कहा था कि हाँ, राम मंदिर बनाने के लिए हमने ढांचे को ध्वस्त कर दिया और यदि जरूरत पड़ेगी तो मैं बार बार करूंगा। ऐसा हिंदू हृदय सम्राट अपने आप को जब संगठन से बड़ा मान गया तो उसकी गति क्या हुई ये देश जानता है। बाद में फिर से वो पुनः मुस्को भवो हुए तो सम्मान मिला, बाबूजी कहलाने लगे, सम्मान योगी आदित्यनाथ भी दिए, क्योंकि वो पुनः मुस्को भवा हो गए, फिर से वापस आए। लेकिन शंकर सिंह वाघेला, आप जानते हैं कि कितना बड़ा कद था शंकर सिंह वाघेला का।
गुजरात की राजनीति में भाजपा को वजूद में लाने वाले थे शंकर सिंह वाघेला। कहते हैं बैकग्राउंड में तो नरेंद्र मोदी ही थे, लेकिन शंकर सिंह वाघेला ही नायक थे। आज कहां है शंकर सिंह वाघेला? मात्र कहानी इनकी नहीं है, कहानी उमा भारती की भी है। पुराने लोगों को याद होगा कैसे उमा भारती आडवाणी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से के बीचों बीच भागकर चली गई थी, वो विद्रोह कर दिया था। उमा भारती कैसी नेत्री थी, कहां चली गई वो, क्या हो गया उनका? वजूद खत्म हो गया। दरअसल संगठन से बगावत करके यहां हर किसी का वजूद खत्म हो जाएगा। मोदी भी यदि बगावत कर देंगे ना तो उनका भी वही हस्त्र हो जाएगा। ये संगठन वाली पार्टी है, इसमें समर्पण संघ के समर्पण का वाली पार्टी है। मात्र मामला यही नहीं है, वसुंधरा राजे सिंधिया का अहंकार इस कदर होता था कि आडवाणी को ठेंगे पर रखती थी, आडवाणी के बुलाने पर नहीं आती थी। इस बदले दौर में वसुंधरा राजे सिंधिया को भी औकात बता दिया गया और वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया जो उनके सामने खड़े होने की हैसियत नहीं रखते थे, लेकिन आज राजस्थान चला रहे हैं। दरअसल एक निष्ठा और समर्पण से जो काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उसके सामने सबके सब फेल हो रहे हैं। तब बात अब दूर तलक जा रही है। फिर दिल्ली पर आते हैं। ये बातें हमने इसलिए आपको बताई कि बीजेपी में कोई भी जब बगावत करता है तो बर्बाद हो जाता है, उसकी कहानी हमने ब्रीफली आपको बताई। लेकिन ये चीजें कांग्रेस में सामान्यतः नहीं हुई। कांग्रेस में बगावत करके, कई लोग कहते हैं कि फलाना का बगावत कर कैसा हुआ, कांग्रेस में बगावत करके ममता बनर्जी एक प्रभावशाली नेत्री हैं। आज की तारीख में कांग्रेस के किसी भी नेता से उनका कद बढ़ा है। कांग्रेस में बगावत करके शरद पवार बड़े नेता बन गए। कांग्रेस में बगावत करके एनडी तिवारी बड़े नेता रहे। कांग्रेस में बगावत करके भी अर्जुन सिंह बड़े नेता रहे। कांग्रेस में बगावत करके दक्षिण भारत में भी कई नेता बड़े रहे। मैं नाम भूल रहा हूं उनका, पीएम नाम पर तमिल मलिना कांग्रेस बनाया था, लेकिन कई फिर से वापस आए। इन तमाम चीजों को यदि आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस से ही नहीं, जब लालू प्रसाद यादव संगठन से अलग हुए, वैसे जोड़ तोड़ की वो पार्टी थी, लेकिन जनता दल बना, तोड़ करके अलग हुए, जातिवादी राजनीति से बिहार में बड़े नेता बन गए। मुलायम सिंह यादव बड़े नेता बन गए पार्टी से हट करके। ये सब के सब वो नेता थे जो पार्टी के बाहर ये दूसरे दलों की कहानी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं हुआ, कुछ तो बात होगी। यही वजह है कि मोदी और शाह के दौर में तुक्का लगाने के बाद भी जब वो फेल हो जाता है और उनका नाम जब चल रहा होता है तो दबाने की कोशिश करते हैं। एक दौर था जब भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में पत्रकारों से लोग कहते थे कि मेरा नाम भी चला दो मंत्री के लिए, मेरा नाम चला दो, देखो टीवी पर मेरा नाम भी आ रहा है। लेकिन अब वो नाम दबाने की कोशिश होती है। इन सब के बीच ये टीवी पर कई तुक्के चले और तुक्कों में मुझे सिर्फ और सिर्फ अब तक प्रवेश वर्मा को छोड़ करके हर चीजें मजबूत तुक्का लगा। मुझे कभी नहीं लगा कि कपिल मिश्रा को चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। मुझे किसी नाम में कभी थोड़ा बहुत प्रवेश वर्मा पर लगा, लेकिन थोड़ा बहुत ही। अब मैं कहता हूं कि एक चेहरा ऐसा है, रेखा गुप्ता के अलावा दो चेहरे जो हैं बहुत प्रभावशाली मुझे दिखाई देते हैं। मैं पॉइंट पर आ रहा हूं। एक व्यक्ति है, मोहन जी हैं, एक मोहन सिंह बिष्ट। मोहन सिंह बिष्ट का एक चीज से पॉइंट कटता है, वैसे मंत्रिमंडल में होंगे इसकी संभावना है, कि उन्हें जब टिकट दिया गया मुस्तफाबाद से तो उन्होंने बगावत करने की सोची थी, कुछ बयान दे दिया था। लेकिन मुस्तफाबाद जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र से जीत जाना बहुत बड़ी बात है। और दूसरा नाम जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है, एक चीज जो चौंकाने वाला, यदि फैसला करेंगे नरेंद्र मोदी तो आप सब चौंक जाएंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हार गया है, उसका नाम दुष्यंत गौतम है। ये आपको दुष्यंत गौतम कपिल मिश्रा और रेखा गुप्ता के बीच में दिखाई दे रहे हैं। आप ऐसे देखें दुष्यंत गौतम को, ये दुष्यंत गौतम है। दुष्यंत गौतम का प्रचार चल रहा है। दुष्यंत गौतम चुनाव हार गए हैं। दुष्यंत गौतम बीजेपी के बड़ा प्रभावशाली नेता है। दुष्यंत गौतम राज्यसभा के सांसद हैं हरियाणा से, दलित चेहरा है और बहुत विनम्र, बहुत काबिल है। तो मुझे क्यों लगता है कि ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा चुनाव हार गया है,
उसे लाया ही इसीलिए गया था, उसे राज्यसभा से उतार करके विधानसभा में इसीलिए लाया गया था कि दिल्ली का सीएम इस व्यक्ति को हमें बनाना है। तब आपको लगेगा कि मोदी और शाह कई बार सब कुछ तैयारी कर चुके होते हैं। दुष्यंत गौतम एक राज्यसभा सांसद, हरियाणा का राज्यसभा सांसद, उसे दिल्ली में चुनाव क्यों लड़ाया गया? वैसे दुष्यंत गौतम चुनाव हार गए, उन्हें करोल बाग से टिकट दिया गया था, चुनाव हार गए। चुनाव हार जाने के बाद भी ऐसा क्यों लग रहा है कि दुष्यंत गौतम ही चीफ मिनिस्टर होंगे दिल्ली के? दुष्यंत गौतम न सिर्फ प्रभावशाली नेता हैं, दुष्यंत गौतम न सिर्फ संघ के जड़ के नेता हैं, दुष्यंत गौतम न सिर्फ ईमानदार और साख छवि वाले हैं, दुष्यंत गौतम एक ऐसे नेता हैं जिससे कांडी केजरी कभी उलझेगा नहीं। वो दलित चेहरा है, प्रहार नहीं कर पाएगा। दुष्यंत गौतम एक ऐसे नेता हैं जो कांडी केजरी से उलझ करके दिल्ली में बंटाधार नहीं करेंगे। मुझे इसीलिए लग रहा है कि दुष्यंत गौतम का नाम सबसे आगे। ये चौंकाने वाला है, इस पर मीडिया में चर्चा वैसे नहीं हो रही है, लेकिन ये नाम मुझे चौंकाता है कि इस आदमी को राज्यसभा क्यों लाया गया। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने ऐसे लोगों का चयन नहीं किया है। कई ऐसे नेता हैं जो चुनाव हारे, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी चुनाव हारे हुए थे, उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो ये प्रयोग दिल्ली में किया जा सकता, क्योंकि दुष्यंत गौतम का कद बहुत बड़ा है और दिल्ली में कोई भी सीएम होगा वो नियंत्रण तो उसका सेंटर से ही होगा। हर कोई जानता है कि हर राज्य, जिस राज्य में भी सरकार बीजेपी की बनी है, उसमें जीत का श्रेय सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को जाता है। तो दिल्ली में भी जीत का श्रेय किसी रेखा गुप्ता, किसी प्रवेश वर्मा को नहीं जाता। सिर्फ कांडी केजरी को प्रवेश गुप्ता वर्मा ने हराया है ऐसा नहीं है, सिसोदिया को भी तो कोई हराया है। कहा जाता था कि सौरभ भारद्वाज नहीं हारेगा, उसे भी हराया गया। तो पूरे दिल्ली से सुपरा साफ आम आदमी पार्टी का हुआ। ये सुपरा पूरी तरह से साफ हो जाता यदि कांग्रेस फाइट करती नजर आती, यदि तुष्टीकरण का वोट कांग्रेस को मिल जाता, क्योंकि तुष्टीकरण का वोट कांग्रेस का वोट था, वो आम आदमी पार्टी का वोट है ही नहीं। तुष्टीकरण का 1% वोट भी आम आदमी पार्टी का नहीं है। वो इसीलिए जाता है क्योंकि ये पूरा खेल है। तो कई नाम है जिसको है, लेकिन ये चीजें मैं भी मानता हूं कि ये तुक्का ही होता है। लेकिन मोदी और शाह इसलिए कोई नाम नहीं बदल देते। कई लोग कह रहे हैं कि नाम बदल देंगे इसलिए क्योंकि प्रवेश वर्मा ने अपनी चर्चा बहुत करवा ली, इसलिए नहीं। मुझे लगता है कि दिल्ली का भी चीफ मिनिस्टर जातिगत समीकरण के आधार पर नहीं तय होगा कि भाई जाट नेता है तो हरियाणा और इसमें जाट साधने के लिए बना दिया जाए, पूर्वांचल के लोगों को बना दिया जाए क्योंकि पूर्वांचल को साध लिया जाए, कोई ऐसा नेता जो बिल्कुल केजरी पर हमलावर हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि बीजेपी ने जातिगत समीकरण के आधार पर किसी को नहीं बनाया। चाहे महाराष्ट्र में मैंने कहानी बताई आपको, चाहे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हो, ब्राह्मण का वोट परसेंट तो कितना कम है वहां। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ की चकानाम देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ का नाम कहीं भी नहीं था जब चीफ मिनिस्टर बनना था। राजपूतों का वोट परसेंट बहुत कम है वहां, तो माना जाता कि या तो दलित बना देते या ब्राह्मण बना देते। वहां पर उत्तर प्रदेश में तो ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है हमेशा से, लेकिन एक क्षत्रिय योगी को बनाया गया, कहीं चर्चा नहीं था। लेकिन योगी ने अपनी लकीर इतनी बड़ी कर दी, इतनी बड़ी कर दी कि आज सबको लग रहा है कि योगी का चयन कितना महत्वपूर्ण था। वही हेमंत बिस्व शर्मा के लिए हुआ। असम का चीफ मिनिस्टर कोई और था, जीता किसी की अगुवाई में, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा का चयन करके एक बड़ी लकीर खींची गई। वही हाल महाराष्ट्र में हुआ। तो दिल्ली भी उसका इंतजार है। आगे आगे देखिए होता है क्या। हम सब इंतजार कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के चयन का, इसलिए क्योंकि नेशनल कैपिटल है। इसमें किसी हल्के व्यक्ति को, किसी कम अनुभवी व्यक्ति को दिल्ली का बागडोर नहीं दिया जाएगा। इसकी संभावना है कि दिल्ली में एक के बदले 2-2 डिप्टी सीएम हों, लेकिन दिल्ली का सीएम पद चौंकाने वाला होगा। यदि दुष्यंत गौतम का नाम होगा तो आप समझिए कि एक बड़ा दांव चला जाएगा दलित, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के चुनाव का क्षेत्र ही दलित एरिया बनाया था और दलितों का आरक्षण काटा जाएगा,
इसी आधार पर खेल किया गया। दलितों के ऊपर खेल खेल करके ही 240 तक मोदी को पहुंचाया गया, 199 तक खुद पहुंच गए और जीत के उन्माद में आ गए। उसी उन्माद को दुष्यंत गौतम से काटा जा सकता है। वैसे 48 में फिर मैं कह रहा हूं कि 48 एमएलए में दुष्यंत गौतम का नाम नहीं है, फिर भी मैं दुष्यंत गौतम का नाम ले रहा हूं तो कुछ वजह होगी। मोदी और शाह की जोड़ी राष्ट्र के लिए समाज हित में सोचती है, जातिगत समीकरण के आधार पर नहीं। यही वजह है कि इस देश विरोधी तत्व, ये शैतानी खलिहर खैराती का गैंग इसीलिए अपने एजेंडे में फेल होता है क्योंकि मोदी अपर कास्ट से नहीं आते। यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय इस तरह की जाति से आते तो ये बर्बाद कर चुके होते। इसीलिए कई बार लगता है कुछ चीजें ईश्वर तय करता है। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। दिल्ली के चुनाव परिणाम के तो आ गए, अब सीएम के चयन के कुछ घंटे बाकी हैं। क्या फैसला होता है वो देखना दिलचस्प होगा। आपको ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा, इसके कंटेंट पसंद आए तो ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए। चैनल यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।